आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राजधानी पटना के राजीव नगर इलाके में दूसरे दिन भी बुलडोजर चला और बाकी बचे अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने सबको लाठीचार्ज कर खदेड़ा। हालांकि हाईकोर्ट ने 2 दिनों के लिए फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। 6 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तारीख 4 जुलाई 2022। जगह पटना का राजीव नगर इलाका। एक्शन अतिक्रमण पर फाइनल प्रहार। बुलडोजर के इस काफिले को देखिए। कोई 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर और 3 पोकलेन मशीनों की गड़गड़ाहट जैसे ही राजीव नगर इलाके में सुनाई दी, राजीव नगर के कुछ लोगों की सांसें फूल गई। आज देखना होगा और मैं अगर इसको काउंट कर पाऊं, देखिए कितने जेसीबी मशीन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिलहाल 10 जेसीबी मशीन जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इसके अलावा 2 पोकलेन जो है उसको भी मंगाया गया है। लोगों ने अपने अवैध निर्माण को बचाने की आखिरी कोशिश की, रास्ता रोक कर बैठ गए। लोगों को भगाने के बाद जो हुआ वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक एक कर उनके सारे घरों को तोड़ दिया गया, जिनका निर्माण अवैध तरीके से किया गया था। देखिए कैसे राजीव नगर इलाके के अवैध घरों को तोड़ा गया। हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और पूरी तरह से ये अवैध है, किसी के पास कोई कागज नहीं है। राजीव नगर इलाके की 40 एकड़ जमीन पर बने अवैध 70 घरों को तोड़ने का मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन ये कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह की माने तो जल्द ही कुछ और अवैध घरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी ये बुलडोजर वाला एक्शन यही रुकने वाला नहीं है। ये वैसे लोगों के लिए खतरे की घंटी है जिन लोगों ने मिलीभगत से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर पटना के राजीव नगर इलाके में अवैध निर्माण को बुलडोज किया गया। हालांकि राजनीतिक दलों के नेताओं ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के एक्शन के सामने किसी की एक ना चली। प्रशासन की कार्रवाई पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अतिक्रमण पर एक्शन और एक्शन में बुलडोजर। इन तस्वीरों को देखिए। ये वही पटना का राजीव नगर है, जहां के घुड़दौड़ इलाके में एसएसबी का मुख्यालय बनाने के लिए 2017 में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई थी, लेकिन तब पुलिस पर ही हमला बोल दिया गया था। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। कानून व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी गई थी। हालात इतने खराब हो गए जिस पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट गए थे। लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी विरोध हुआ, पथराव हुआ, नेतागिरी करने की कोशिश भी हुई, लेकिन किसी की एक न चली। एक पूरा परिवार एक रहेंगे ना, नहीं न करेंगे। एक पूरा परिवार एक रहेंगे ना, नहीं न करेंगे। आरजेडी और जाप वाले पप्पू यादव को तो छोड़िए, बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया और नवल किशोर यादव ने भी सरकार के एक्शन पर सवाल उठाया। बर्बरता पूर्वक लाठियां जो बरसाई जा रही है वो गलत है। मकानों को जो तोड़ा जा रहा है वो गलत है। जो मुआवजे की प्रावधान थी, अब तक एसएसबी से लेकर बीएसएफ से लेकर जो भी प्रावधान हुए हैं, किसी को कोई मुआवजा अब तक नहीं मिला है। तो यह जो कृत्य है वह निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिस दिन बन रहा था तो बिहार के पुलिस, बिहार के प्रशासन और जो आज बिहार के लाठी भांजने वाले हैं, जिस दिन लोग बना रहे थे, ये कहाँ बिल में ढुके हुए थे। 2017 और 2022 में भले ही 5 साल का फासला हो, लेकिन इस बार प्रशासन ने ये साबित कर दिया है कि वाकई में अगर प्रशासन के पास इच्छा शक्ति और कुछ करने की मंशा हो, तब उपद्रवी असामाजिक तत्वों पर भी काबू पाना बहुत मुश्किल नहीं है और न ही राजनीतिक दबाव काम आता है। हालांकि आगे की कार्रवाई पर कोर्ट ने 2 दिनों के लिए रोक लगा दी है और अब जो कुछ भी होगा वो 6 जुलाई की सुनवाई के बाद ही होगा।
न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राजीव नगर के बड़ा इलाका मलबे में तब्दील नजर आ रहा है। जिन घरों में लोग रहते थे वहां सन्नाटा है, वहां अब कैसी तस्वीर है, ये बता रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार। हम राजीव नगर इलाके के उस नेपाली नगर में हैं जहां पर अब केवल भवनों और बिल्डिंग्स के मलबे दिखते हैं। चारों तरफ की तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ केवल और केवल बिल्डिंग्स के ये मलबे हैं। जमींदोज हो गए मकानों के अवशेष हैं। ये वही मकान हैं जहां कल तक चहल पहल हुआ करती थी। घर में आंगन से लेकर बाहर तक बच्चे दौड़ते थे, खेलते थे और घर में महिलाएं खाना बनाती थीं। बेहद खुशनुमा माहौल था और निश्चित तौर पर यह उन लोगों के लिए किसी बड़ी त्रासदी से कम नहीं है जिन्होंने अपनी गाढ़ी और मेहनत की कमाई से अपना आशियाना खड़ा किया था। लेकिन यह एक सबक भी है कि अपनी मेहनत की कमाई से बिल्डिंग्स बनवा लो, घर बनवा लो और इमारत खड़े कर लो, लेकिन जब अवैध घोषित हो जाए तो वाकई में यह पहले सोच लेना चाहिए था कि राजीव नगर में बनाए गए मकान, बिल्डिंग्स और जो भवन हैं वह अवैध तरीके से बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ की ज़मीन सरकार की नज़र में पहले ही जो आवास बोर्ड है उसके लिए अधिग्रहित कर ली गई है। ऐसे में अपनी इस कमाई से बनाए गए मकान को देखकर कोई भी टूट जाएगा, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी कर दी गई है। बड़े बड़े बुलडोज़र, बड़े बड़े पोकलैन जब इन मकानों पर अपने धक्के दे रहे थे तो सामने खड़े लोग फूट फूट कर रो रहे थे। ऐसे में उनकी पीड़ा, उनकी त्रासदी को समझना मुश्किल काम नहीं है। वाकई में उनके लिए इससे बढ़कर और इससे बड़ी विडंबना भला और क्या हो सकती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर में अतिक्रमण उन्मूलन अभियान पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने घरों को तोड़ने पर 2 दिन के लिए रोक लगाई है। नेपाली नगर के गजेंद्र कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अतिक्रमण उन्मूलन अभियान पर स्टे लगाया है। कोर्ट ने पटना डीएम और हाउसिंग बोर्ड के एमडी को भी तलब किया है और मामले पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी। घर तोड़ने पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले को लेकर दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने कोर्ट का आभार जताया। गया कि तत्काल प्रभाव से वहां चल रही सारी कार्रवाई को रोक दिया जाए। अगर कोई एफआईआर हुआ है तो उसमें किसी को अरेस्ट नहीं किया जाए। आगे इस पे कोई एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं किया जाएगा और अगली तारीख 6 तारीख को निर्धारित की गई है। उच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि मानवीय आधार पर और तर्क के आधार पर उन्होंने जो स्टे लगाने का काम किया है, और विशेष करके हम लोग की तरफ से आदरणीय एडवोकेट मंगलम साहब ने जिन विषयों को रखने का काम किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सियासत में तस्वीरों के कई मायने होते हैं। आज आरसीपी से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई कि बिहार की सियासत ही टेंशन में आ गई। कई तरह के कयास फिजाओं में गूंजने लगे। हालांकि कुछ ही देर बाद तस्वीरों से उठा संशय दूर भी हो गया। दो और 3 जुलाई को हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। उसी दिन तेलंगाना बीजेपी की ओर से ट्विटर हैंडल पर आरसीपी सिंह के स्वागत की इन 2 तस्वीरों ने बरसाती मौसम में बिहार की सियासत का पारा चढ़ा दिया। तेलंगाना बीजेपी की ओर से जारी इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे तिलक लगाकर बीजेपी कार्यकर्ता जेडीयू के रामचंद्र का स्वागत कर रहे हैं। इस तस्वीर के बाद लोगों के मन में ये सवाल कौंधते देर नहीं लगी कि क्या आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तस्वीरों ने कंफ्यूजन पैदा किया तो तस्वीरों ने ही कंफ्यूजन दूर भी किया। सियासी माहौल के गरमाते ही ये तस्वीरें भी सामने आ गई। इन तस्वीरों से साफ हो गया कि आरसीपी सिंह 2 जुलाई को हैदराबाद में थे जरूर, लेकिन एनएमडीसी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख भी रहा है। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह सरकारी कार्यक्रम के सिलसिले में हैदराबाद आए हुए थे, जहां एयरपोर्ट पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर दिया। असल कंफ्यूजन यहीं से शुरू हुआ।
वो एयरपोर्ट पे जो स्वागत की व्यवस्था रही है, जिसमें जो भी सांसद मंत्रीगण या जो भी डेलीगेट्स आ रहे थे उनके स्वागत की व्यवस्था ही हुई। तो केंद्रीय मंत्री वहाँ से गुजर रहे हैं तो उनका स्वागत कर दिया तेलंगाना के वहाँ के लोगों ने, लेकिन राष्ट्रीय का वो अपने निजी कार्यक्रम से या सरकारी किसी कार्यक्रम से गए होंगे। दरअसल जब से जेडीयू ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा जाने के रास्ते पर ब्रेक लगाया है, तब से जेडीयू और आरसीपी सिंह के बीच खटास की खबरें फिजाओं में घूमती रहती हैं। इस वक्त जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री हैं। राज्यसभा में 7 जुलाई को आरसीपी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बावजूद इसके जेडीयू के शीर्ष नेता खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमको नहीं लगता है कि कोई पार्टी की ओर से पत्र लिखने जैसा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। अभी जो 5-7 दिन और बचा हुआ है, खुद ही आरसीपी सिंह जी में इतनी बुद्धिमत्ता तो है ही, व्यक्तिगत रूप से मुझको लगता है कि खुद डिसीजन ले। जब समय आएगा तब ये विचार किया जाएगा पार्टी के अंदर। जो पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कोई भी निर्णय होगा बिना उनसे परामर्श के, उनकी सहमति से नहीं होगा, और ये जब परिस्थिति आएगी तब उस पर निर्णय लिया जाएगा। आज के समय में यह सवाल काल्पनिक सवाल है। 7 जुलाई के बाद आरसीपी सिंह किसी सदन के सदस्य नहीं रह जाएंगे। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में बने रहना प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, लेकिन जेडीयू का स्टैंड भी मायने रखता है, जिस पर सियासत की नजर है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर में कोसी नदी की बौराई धारा सब कुछ लीलने पर आमादा है। सड़क और गलियां डूबती जा रही हैं, मकान के मकान सेकंड में धराशायी होते जा रहे हैं। तबाही और बर्बादी की बाढ़ घर और गृहस्थी बहा ले जा रही है। कटाव पीड़ित ग्रामीण अपने हाथों से अपना घर तोड़ रहे हैं ताकि उन टुकड़ों को जोड़कर कहीं और फिर से छत खड़ी कर पाएं। ईंट के टुकड़े गिरे, कुछ और टुकड़ों की बारिश हुई, सीमेंट की पिलर हिली, फिर तो उस पिलर पर खड़ी पूरी की पूरी छत और इमारत ही टुकड़े टुकड़े होकर कोसी नदी की धारा में विलीन हो गई। ये वायरल वीडियो है नौगछिया के जहांगीरपुर गांव का, जिस आशियाने को तिनका जोड़कर खड़ा किया था। वो आशियाना कोसी नदी की झोंके को सह नहीं पाया। दिन ब दिन विकराल होती जा रही कोसी नदी की धारा ने इमारत की नींव को ही हिलाकर रख दिया। कंक्रीट की पिलर पर खड़ी बिल्डिंग एक ओर झुकी, ईंट के टुकड़े तिनके की तरह गिरने लगे और फिर देखते ही देखते पूरी की पूरी बिल्डिंग ही भरभरा कर ढह गई। अब इस इमारत के नीचे रहने वाले ग्रामीणों के पास सिर छिपाने की कोई और जगह नहीं है। जो घर बचे रह गए, उन घरों को छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों से ही तोड़ रहे हैं। क्या हो गया? कट रहा है। कट रहा है? हाँ। तो छोटे छोटे बच्चे हो के तुम लोग बीच में लगे हुए हो कि ईटा बच जाए? हाँ। क्या ईटा बच जा। कुछ दिन पहले तक मीलों दूर बहने वाली कोसी नदी ने अचानक से अपना रास्ता बदल दिया तो गोपालपुर के कई गांव नदी की जद में आ गए, जहां इन दिनों तेजी से कटाव जारी है। एक के बाद एक पक्के मकान दरकते जा रहे हैं। कोसी नदी के रौद्र रूप से परेशान कटाव पीड़ित ग्रामीण अपने हाथों से अपने आशियाने को एक एक ईंट अलग कर रहे हैं ताकि इन ईंटों को फिर से जोड़कर कहीं दूर नया घरौंदा खड़ा किया जा सके। जहांगीरपुर के हर एक ग्रामीण की यही त्रासदी है। कहाँ जाएगा ये ईटा? चल जाएगा, इसीलिए बचा रहे हो उसको। हाँ। क्या नाम हुआ? सालन। आप देख सकते हैं कि बच्चे भी जो है इस काम में लगे हुए हैं और लगातार जो है घर तोड़ने का काम किया जा रहा है। कोसी नदी के बाढ़ और कटाव से परेशान ग्रामीण अपने घर पर ही हथौड़ा चलाने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि जल्द से जल्द
आशियाने के टुकड़े टुकड़े नहीं किए गए तो विकराल होती कोसी नदी उनके आशियाने को ही अपनी आगोश में ले लेगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार में बहने वाली कई नदियां उफान पर हैं। कहीं कटाव होने लगा है, कहीं गांवों में पानी घुस चुका है। लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ चली हैं। सहरसा में कोसी ने कटाव करना शुरू कर दिया तो पूर्णिया में परमान नदी परवान पर है। नेपाल में हो रही बारिश से सहरसा में होती बर्बादी देखिए। कोसी की उफनती धारा ने सलखुआ प्रखंड के बगेवा गांव सहित कई गांवों में कटाव करना शुरू कर दिया है। अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में विलीन हो चुकी है। उपजाऊ जमीन के कटाव ने किसानों को परेशान कर दिया है। हम लोग का पूरे जो है परिवार का भरण पोषण इसी से चलता है, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद मिलने की गुंजाइश नहीं। इसीलिए हम लोग दर दर ठोकर खा, ना कोई ऊंचा स्थान मिले, न सरकार की ओर से कोई राहत मिल रही है। पूर्णिया की तस्वीर तो और डराने वाली है। अमौर प्रखंड में परमान नदी पूरे परवान पर है। नदी की धारा में कैसे एक पुल ध्वस्त हो गया आप भी देखिए। बड़ा ईदगाह पंचायत के हक्का में बने इस पुल से हर रोज 5000 से ज्यादा लोग आते जाते थे, जिसके लिए अब आने जाने का रास्ता नहीं बचा। अब जरा पूर्णिया में परमान का कहर देख लीजिए। ये तस्वीर भी अमौर प्रखंड का ही है। अमौर प्रखंड के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसके कारण खेत और सड़कें सब एक हो चुकी हैं। लहरिया गांव की ये तस्वीर, लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। अगर ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो इस साल भी लोगों को घर बार छोड़कर बांध पर आसरा लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चूल्हा चौका तक बंद है। लोगों के चूल्हे में पानी घुस गया है, लोगों के घर आंगन में पानी घुसा हुआ है। लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो छत पर रहने को विवश है, घरों में पानी घुसा हुआ है। उफनाती नदियों ने बिहार में बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी है। लोगों की माने तो अब तक प्रशासन की तरफ से मदद के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है। अगर ऐसे पानी का प्रवाह गाँवों की तरफ बढ़ता रहा तो इस साल भी हालात पिछले साल की तरह ही हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।